तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। जो वीडियो जो रहने वाला है वो पाचन तंत्र से संबंधित रहने वाला है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हम एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हारनाल, पाचक ग्रंथि और एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं वहां से तो प्रश्न आते ही हैं और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र का संरचना, ठीक है। पाचन तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, माने कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रक्रिया होती है जो जटिल भोजन को सरल अवशोषित करने योग्य पदार्थों में बदल देती है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है तो पहले कोई चीज ग्रहण किया जाता है, मतलब खाया जाएगा। फिर क्या होगा कि पाचन हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा और पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि अवशोषण होगा, मतलब जो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण किया जाएगा, ब्लड में मिलाया जाएगा। और उसके बाद जो अपचा भोजन रह गया उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और पाचन तंत्र को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से? पहला में आ जाएगा आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा में आ जाता है पाचक ग्रंथि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया। आहार नाल में क्या क्या आ जाता है देख सकते हो कि मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, अन्न नली हो गया मतलब कि ओसोफेगस हो गया, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस हो गया, ठीक है। इतने सारे जो है एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट पढ़ेंगे। और पाचक एंजाइम में क्या क्या आ सकता है पाचक ग्रंथियों में तो लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ये सभी आ जाते हैं। चलिए देखिए, मुख्य काम क्या है तो भोजन का ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, भोजन पोषक तत्व जो भोजन से प्राप्त हुआ है उसको अवशोषण करना, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको उत्सर्जित कर देना। यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। चलिए, और हर एक अंग जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो हमेशा रखिएगा कि ये लगभग 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट लंबी नलिका होती है। सबसे पहला इसमें आता है मुख गुहा, इसको बकल कैविटी कहते हैं, और पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। धात भोजन को चबाते हैं। देखिए, अभी क्या होता है कि जब खाने को चबाया जाता है तो बहुत सारे लार निकलते हैं, ठीक है। और उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है तो भोजन को सॉफ्ट बनाने में, पचाने योग्य बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरा बात आता है जीभ का, टंग। तो भोजन में लार मिलाने, स्वाद कलिकाओं जिसे इसमें टेस्ट बड द्वारा स्वाद पहचानने में काम करती है। और तीसरा होता है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स कह लो और ओसोफेगस कह लो, है ना। फेरिंग्स वहीं पे एक अलग स्ट्रक्चर होता है और ओसोफेगस इस नली को कहते हैं जिसके थ्रू होके खाना अमाशय में पहुंचती है, स्टमक में, पेट में पहुंचती है, ठीक है। भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है और इसमें कोई पाचन नहीं होता है, जो देख सकते हैं ओसोफेगस होता है, इसमें कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। इसको बस ये है कि मुख से खाना अमाशय तक पहुंचाने वाली एक नली होती है। याद रखिएगा कि मुख से अमाशय तक जो खाना पहुंचता है, जो भोजन पहुंचता है, वो एक प्रोसेस से पहुंचता है जिसको कहा जाता है पेरिस्टलाइसिस कहा जाता है, क्रमाकुंचन गति। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, खाना इधर जाएगा, थोड़ा सा पकड़ेगा, है ना, फिर थोड़ा छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके पेट में उतार दिया जाता है, अमाशय में उतार दिया जाता है। इसी को पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आता है अमाशय, स्टमक। स्टमक के बारे में समझते हैं कि यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे? तो 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसकी दीवारों से जठर रस जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं शॉर्ट में, वो निकलता है, जो क्या करेगा, भोजन को पचाएगा और जो जीवाणु रहेगा उसको मारेगा, ठीक है। अब आता है छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण यही होगा। और इसके टोटल 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग होते हैं, टोटल 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है डियोडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम। ये 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब समझते हैं बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, तो जल और खनिजों का अवशोषण करती है, यहाँ पे होता है, और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। अभी समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि नहीं मतलब ग्रंथियों के बारे में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखिए ग्रंथि और उससे निकलने वाले रस या फिर एंजाइम, और किसका पाचन करता है वो समझेंगे, और इसके बारे में काम क्या है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं, लाला नहीं लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं टाइलिन, और एक और निकलता है एंजाइम जिसको कहते हैं एमाइलेज। इसका काम क्या है, तो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, और स्टार्च को किस में बदल देता है, तो माल्टोज शर्करा में बदलता है। अब आता है अमाशय, यहाँ से क्या कहाँ पे होता है, तो अमाशय में, और इसको कहते हैं जठर ग्रंथि, है ना, अमाशय के दीवारों पे होता है। इससे दो प्रकार के एंजाइम निकलता है, एक को कहते हैं पेप्सिन, एक को कहते हैं रेनिन। पेप्सिन जो रहता है प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को तोड़ तोड़ के पेप्टॉन्स में बदल देता है। ठीक है, और रेनिन जो रहता है ना, वो दूध यानी कि कैसीन प्रोटीन को, दूध को दही में बदल देता है, और ये बच्चों में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि बच्चे दूध पे ही ज्यादा ग्रहण करते हैं, दूध को ही। ठीक है, अब आता है यकृत, इसको कहते हैं, यहां से निकलता है पीतरस, जिसको बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस काम करता है फैट्स को अब्सॉर्ब करने में, मतलब फैट्स को इमल्सीकरण करता है ये। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक, और एक होता है अग्रनाशय, जिसको पैंक्रियास कहते हैं। यहाँ से तीन प्रकार के निकलता है एंजाइम, जैसे इसको कहते हैं ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो रहेगा वो प्रोटीन को, यानी कि वो प्रोटीन का पाचन करेगा, और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलता है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होता था कि पेप्सिन को पेप्सिन क्या करता था, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता था, और ट्रिप्सिन क्या करता है, तो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। एमाइलेज क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि शेष जो स्टार्च रहता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और लाइपेज क्या करेगा, तो फैट्स को इमल्सीकृत करके फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरण में। तो सबसे पहले इंजेशन होता है, मतलब भोजन को मुख में लेना, फिर आता है पाचन, जटिल भोजन का सरल रूपों में तोड़ा जाना, और अवशोषण होगा फिर, है ना। बचे हुए जो भोजन का छोटी आंत में क्या हो जाता है, विलाई के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, रक्त में मिला लिया जाता है। ठीक है, विलाई देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इंटेस्टाइन पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा 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 इसलिए रहता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो खाना को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, अब आता है कि स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषित भोजन का शरीर द्वारा ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग करना, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। और पांचवा में हो जाता है डिफेक्शन, ये क्या हो जाता है, जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकालने का। अभी आते हैं यकृत, यानी कि लीवर को समझते हैं जरा सा। लीवर क्या है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, देख सकते हो ये लीवर का है, और यहाँ पे जो ग्रीन टाइप का पार्ट है इसको पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर। समझते हैं इसका काम क्या है। यह अमोनिया को क्या करता है, तो यूरिया में बदल देता है। पीत रस यही बनता है ना, पीत रस कहाँ बनता है, तो लीवर में, लेकिन बोलेगा स्टोर कहाँ रहता है, तो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। अगर नासे के बारे में बात करते हैं तो कहता है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और एक मिश्रित ग्रंथि भी है, मतलब मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, और इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन निकलता है। और याद रखिएगा, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि इसके कमी से क्या हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है ना। इंसुलिन के कमी से क्या हो जाता है, तो मधुमेह रोग, इसको डायबिटीज बोलते हैं, और एक और भाषा में इसको हम लोग सब चीनी रोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आता है लार ग्रंथि, जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड।
लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड, लार है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, देखिए मनुष्यों में 3 जोड़ी रहती है, पैरोटीड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि होता है। इसमें सबसे बड़ा जो रहता है वो पैरोटीड ग्लैंड्स रहते हैं, देख सकते हैं ऊपर जो है कान के पास, इसको कहते हैं पैरोटीड ग्लैंड्स। जो जबड़े के पास होता है उसको सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं, और जो जबड़े के हल्का नीचे आ जाता है उसको कहते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि। इसका काम क्या है, तो स्राव करना। क्या करना, स्राव। तो प्रतिदिन 1 से लगभग 1.5 लीटर लार, या जिसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, तो लार का श्रवण करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें लार मिक्स होता है ना, उसी का श्राव करता है ये सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ से एंजाइम निकलते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहले इसको टाइलिन कहते हैं, एक टाइलिन और एमाइलेज हो गया, और एक लाइसोजाइम होता है। तो टाइलिन क्या काम करता है, तो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, तो भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में हेल्प करता है लाइसोजाइम, ठीक है, ये बात है। और थोड़ा दांत का भी सफाया रखता है, क्योंकि जब सलाइवा निकलता है तो इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो मुख में बैक्टीरिया पनपने से रोकता है। चलिए देखते हैं, अब कुछ कुछ सवाल होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो है, कड़वे स्वाद की पहचान जीभ के किस भाग से होती है। हमेशा याद रखिएगा, पोस्टीरियर भाग यानी कि पिछला भाग से होता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन पाचन नहीं होता है, तो ग्रास नली में और बड़ी आंत में, है ना, लेकिन ग्रास नली ज्यादा याद रखेंगे। समझ में आ गया। अब बड़ी आंत में अब्जॉर्प्शन होता है, पाचन नहीं होता है, तो 2 याद रख लेंगे, ठीक। अब आता है कि पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे एंटासिड का यूज करते हैं, एक प्रकार का दवाई है। इसमें क्या रहता है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना रहता है। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे छोटी आंत में। कौन से एंजाइम के द्वारा, तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आशा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। शुक्रिया।